अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। सानहा 9 मई से मुताल्लिक इमरान खान और उनकी पार्टी के रहनुमाओं के बाद अब उनके खानदान के खिलाफ भी घेरा तंग होता जा रहा है। इमरान खान की बहन अलीमा खान के गिरफ्तार दूसरे बेटे शेर शाह का भी 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया है और अब तक इमरान खान के खानदान के 5 अफराद 9 मई के शिकंजे में आ चुके हैं। लाहौर पुलिस ने गुज़िश्ता रोज शेर शाह को हिरासत में लिया था, जिन्हें आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल के सामने पेश किया गया। मुलजिम के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि पुलिस अलीमा खान की फैमिली को इंतकाम का निशाना बना रही है। पुलिस के तफ्तीशी अफसर आसिफ जावेद ने अदालत के सामने वीडियो पेश की और मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिम 9 मई को जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस है और वो अपने कजन हसन न्याजी के साथ मुश्तिल मुजाहिरीन को जलाओ घेराव पर उकसाते रहे। वाज़ेह रहे कि लाहौर में 9 मई 2023 को जिन्ना हाउस पर हमले समेत पुलिस ने 14 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज कर रखे हैं, जिनमें कई PTI रहनुमा और कारकुन गिरफ्तार हैं और इन मुकदमात की समातें भी जारी हैं, जबकि कई अरकान असम्बली और रहनुमाओं को मुख्तलिफ अदालतों से 9 मई मुकदमात में 10-10 साल कैद की सजा हो चुकी है। इसके अलावा इमरान खान के एक और भांजे हसन न्याजी को पहले ही गिरफ्तार करके मिलिट्री ट्रायल के लिए भिजवा दिया गया है और उन्हें इस केस में सजा भी सुनाई जा चुकी है। आज अपने दूसरे बेटे के मुकदमे से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने इस खदशे का इजहार भी कर दिया कि अगली गिरफ्तारी उनकी हो सकती है। शेरशाह और शारेज इस वक्त दोनों पुलिस की कस्टडी में हैं। उनसे उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म ये है कि वो इमरान खान के भांजे हैं। उनका ख्याल है कि उसके बाद अब मुझे इन्होंने अरेस्ट करना है, तो मेरे ऊपर तो पहले ही अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं। कह रहे हैं कि यहाँ खड़े होकर एहतजाज नहीं कर सकते, ये जुर्म है। पाकिस्तान का कोई कानून, कोई आइन ये नहीं कहता कि ये जुर्म था। अलीमा खान का मौक़िफ़ और राय अपनी जगह, लेकिन 9 मई से मुतालिक रियासत ने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रखी है और इस मुतालिक इन दोनों मुल्ज़िमात पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की तफसीलात भी सामने लाई गई हैं तो रियासत की जानिब से किसी भी किस्म की लचक ना दिखाए जाने की अक्कासी कर रही है। सिक्योरिटी ज़राए से जारी मौक़िफ़ के मुताबिक शेर शाह और शारेज खान की शवाहिद पर गिरफ्तारी से सानिहा 9 मई के दोनों मफरूर मुल्ज़िमात के गिर्द घेरा तंग हो गया है। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि 9 मई 2023 के पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्विस 2 मफरूर मुल्ज़िमात की गिरफ्तारियां की गई हैं। 9 मई को जिन्ना हाउस पर हमले के वक्त मुल्ज़िम शेर शाह सजा याफ्ता हसन न्याजी के साथ मौजूद था। ज़राए के मुताबिक शेर शाह 9 मई के बाद पहले रूपोश रहा और बाद में लंदन फरार हो गया। कई महीनों तक शेर शाह प्रोपेगेंडे की आड़ में छुपा रहा और रियासत के खिलाफ डिजिटल मुहिम्मात चलाता रहा। मुल्ज़िम शेर शाह को पाकिस्तान वापसी पर पुलिस ने 22 अगस्त को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ 9 मई के हमला केस में पहले भी FIR दर्ज है। FIR के मतन के मुताबिक मुल्ज़िम शेर शाह 9 मई को जलाओ घेराव, तोड़ फोड़, पुलिस वैन को आग लगाने और पुलिस एहलकारों पर हमले में मुलव्विस है। शेर शाह की जाय वक़ूआ पर मौजूदगी के मुस्तनद शवाहिद वीडियो रिकॉर्ड की सूरत में पुलिस के पास मौजूद हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना था कि दूसरे मुल्ज़िम शारेज खान को भी 9 मई जिन्ना हाउस पर हमले और मनसूबाबंदी के सिलसिले में बाकायदा गिरफ्तार किया गया। ज़राए के मुताबिक शारेज खान का नाम सितंबर 2023 की ज़िमनी रिपोर्ट में भी शामिल था, जिसको 21 अगस्त को सबूतों की बुनियाद पर बाकायदा गिरफ्तार किया गया। पुलिस ज़राए ने कहा कि शारेज खान और शेर शाह की गिरफ्तारी पर सियासी जमात के सोशल मीडिया का रियासती इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा जारी है। वीडियो और जियो फेंसिंग के जरिए शवाहिद इकट्ठे किए गए। दोनों मुल्ज़िमात की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि जो भी रियासत, अवाम या इदारों पर हमला करेगा वो एहतसाब से नहीं बच सकेगा। ज़राए ने कहा कि सानिहा 9 मई एक गद्दारी थी और उसके मुजरिमों को इंसाफ के मुकम्मल तकाज़ों का सामना करना होगा। दोनों भाई क़यादत की आड़ में कारकुनों को छोड़कर एक अरसे से रूपोश थे और पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल मीडिया सेल भी चलाते रहे। उनके खिलाफ अदालतों से रिमांड हासिल किए गए जो कानूनी अमलदारी को साबित करते हैं। रियासत के साथ साथ हुकूमत भी इस मुतालिक नरमी बरतने को तैयार नहीं, जिसका इजहार वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कर दिया है। लेकिन साथ ही उन्होंने PTI को यह मशवरा भी दिया है कि अगर वो कौमी डायलॉग चाहती है तो इन मामलात की आड़ में मत छुपे। लोगों को तरगीब दी जाती रही है कि अगर ये ऐसा हुआ तो आपने फलां जगह पे जाके जो है वो एहतजाज करना है, और वो हुआ है। सब लोगों की वीडियो जो है वो मौजूद है, सब लोग जो है वो वहाँ पे नजर आ रहे हैं। सभी लोग जो थे वो PTI के वर्कर थे। PTI को चाहिए था कि एक सियासी जमात के तौर पे अगर ये हो गया था, इसको ओन करते, ओन करने के बाद जो है वो इसके ऊपर नदामत का या माजरत का जो है वो इजहार करते। और ये कॉन्सिक्वेंसेस 2 साल बाद आ रहे हैं। 2 साल बाद, 2 साल बहुत वक्त था कि उसमें जो है वो इन चीज़ों को रिकनसाइल किया जाता है। जिस तफ्तीशी के पास वो केस होगा
या जिसने गिरफ्तारी की है उसका तो डायलॉग से कोई तरह नहीं, डायलॉग तो उसने नहीं करने, डायलॉग तो पॉलिटिकल पार्टीज ने करने हैं, गवर्नमेंट ने करने हैं। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों में वज़ाहिर नविश्ता दीवार पढ़ते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर मुज़ाहमत के बजाय मुफाहमती हिकमत अमली अपनाने का सिग्नल दिया था और मुल्क में कौमी डायलॉग की गर्दान का आगाज किया गया था, जिसके लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई को मिशन सौंपा गया था और इत्तलात के मुताबिक ये मुज़ाकरात आइंदा माह शुरू होने का इम्कान है। इस मुतालिक बज़ाहिर मस्बत तौर पर तहरीक इंसाफ माजी के बरक्स मामला फहमी का मुजाहरा कर रही है और अभी भी मुज़ाकराती अमल से मुतालिक हौसला बख्श सिग्नल्स दे रही है। महमूद खान अचकज़ई साहब के पास खान साहब की परमिशन मौजूद है, तो वो अगर बातचीत करना चाहते हैं, उसकी बातचीत आगे बढ़ती है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। ऐसे बेटर जो चीजें होती हैं जो कि ना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हो जाती है, वो चैप्टर भी बंद करना पड़ता है। मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि जी अब ये चैप्टर भी बंद किया जाए और आगे बढ़ा जाए। अहम सवाल यह है कि अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारियों के बाद एक बार फिर सियासी इफ़ाम और तफहीम का इम्कान मादूम तो नहीं हो जाएगा। इसके अलावा तहरीक इंसाफ को सियासी चैलेंज भी दरपेश है। 9 मई ही की पादाश में नाअहल होने वाले रहनुमाओं के हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक PTI की वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आ पाई। गो के बानी PTI ने तो वाज़ेह तौर पर इन इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान किया था, ताहम PTI के हलकों में इस मुतल्लिक दूसरी राय भी पाई जाती है। दूसरी जानिब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के इरादे जाहिर होने के बाद इन इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के साथ भरपूर मुकाबले का फैसला कर लिया है और आज एक बड़ी पेशरफ के तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इन ज़िमनी इंतखाबात में मुश्तरका तौर पर जाने का फैसला किया है। ज़िमनी इंतखाबात के लिए एक तरीक़ाकार तय हुआ कि हम मिलकर वो ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे और उसका तरीका या फार्मूला ये है कि जहाँ पर हम रनर अप हैं उस हलके में, खाए वो कौमी है या सूबाई है, जहाँ पीपल्स पार्टी का रनर अप कोई कैंडिडेट था तो वो उसके हिस्से में आएगा, वो इलेक्शन लड़ेगा और PMLN जो है वो उसकी मदद करेगी। और जहाँ पर PMLN का रनर अप कैंडिडेट है, वो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मददगार होगी। यूँ ये इलेक्शन जो है दो इत्तेहादी जमातें जो हैं वो मिलकर लड़ेगी। हुकूमती टीम की जानिब से यह फैसला इसलिए भी इंतहाई भानीखेज है क्योंकि ये बार बार इस बात का दावा करती आई है कि PTI का सियासी कद घट चुका है और PTI इंतखाबी मैदान में अब उस तरह का खतरा नहीं रही जो माजी करीब में हुआ करती थी। इन तमाम मामलात पर मज़ीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मुज़ामत से फिर से मुफाहमत की तरफ आ रही थी कि ये अलीमा खान के बेटों वाला वाक़या हो गया, जिस पर तहरीक साहब ने बड़ा रिएक्ट भी किया है। कल हमारे ही प्रोग्राम में ये बात की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा रऊफ हसन साहब ने कि हम इस तरफ आना चाह रहे हैं मुज़ाकरात की तरफ, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को जो है हमारी नीयत जो है या फिर हमारा जो इरादा है उस पर हमें नहीं आने दे रही कि हम मुज़ाकरात की तरफ आएँ। तो गवर्नमेंट तो खुद आपको दावत दे रही है मुज़ाकरात की और मुफाहमत की और इसे सूट भी करता है। तो ये गिरफ्तारी वाला मामला जो है आपको लग रहा है कि ये हाल्ट कर देगा, ये रोक देगा मुफाहमती अमल जो कि शुरू हो सकता था मुमकिन तौर पर, या फिर वो चलेगा आगे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। समर साहब, मुफाहमत का तो अब मेरे इल्म में नहीं है कि कहीं मुज़ाकरात, मेरे नहीं ख्याल कि कोई चल रहे हैं या कोई अमली पेशरफ्त तो मुझे इंसाफ इस पे गौर कर रही है कि हम इस तरफ आए। लेकिन कल जो वो डिपेंड करता है कि हुकूमत की नीयत क्या है। जो परसों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो बड़ा मानी खेज है कि 9 मई के केसेस में जनाब इमरान खान साहब को बादी नज़र में उनका कोई रोल और साजिश में नज़र नहीं आया और उनको जमानतें मिली हैं। तो उससे तो 9 मई का बयानिया जो हमारे खिलाफ है बड़ा वीक हो गया है। और मैं समझता हूँ कि अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या इमरान खान साहब से भी कोई माफ़ी मांगेगा जो उनको 2.25 साल बेगुनाह जेल में रखा गया है। तो उसी दिन फिर अलीमा साहिबा के जो बरखुरदार हैं शहरेज साहब, और फिर उसके अगले दिन शेर शाह खान जो हैं। अब शेर शाह और शहरेज दोनों नॉन पॉलिटिकल हैं। मैंने जितना अर्सा मेरा तहरीक इंसाफ में हो गया है, तीसरी टर्म है मेरी पार्लियामेंट में, मैंने इनको कभी किसी PTI मीटिंग में, कभी PM हाउस में कहीं नहीं देखा। अब वो एक चतराल में था, दूसरा जो मुल्क से बाहर होता है, वो अपना बिजनेस करता है, वो छोटा जो है वो आज अदालत में एविडेंस तो पेश किया गया है कि 9 मई के एहतजाज में जो अपना शेर शाह हैं वो मौजूद थे अहसान न्याजी के साथ।
फुटेजेस शेयर की गई हैं आज पुलिस की जानिब से। देखें, मैं दोबारा ये जिक्र करूंगा कि जब इमरान खान साहब जो पार्टी के चेयरमैन हैं, और जाहिर है पार्टी के चेयरमैन को जब सुप्रीम कोर्ट से इतनी बड़ी रिलीफ, मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा उनका हक है जो बड़ा देर से मिला, तो जब उनके मामू जो हमारे लीडर हैं जनाब इमरान खान साहब, उनका बादी नजर में किसी साजिश में रोल नहीं है, तो इन लेकिन सर बच्चों का यार क्या रोल? सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहीं पर भी केस के मेरिट्स को टच नहीं किया। ये कहना तरीके इंसाफ का कि वो बरी हो गए, उनके ऊपर कोई भी चीज़ साबित नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इस नुक्ते पर बहस हुई थी कि इस तरह के साजिश के केसेस में माजी में क्या किसी को जमानत मिली है या नहीं मिली, तो उस पर अदालत ने कहा जी कि मिली है। वहाँ ये हुआ कि माजी में इस तरह के साजिश में मुलविस होने पर जमानतें मिली हैं, तो जमानत दे दी गई। केस के मेरिट्स को अदालत ने टच नहीं किया कहीं पर भी कि जो ये कहा जाए कि वो बरी हो गए, वो बेगुनाह थे, उनके ऊपर कोई चीज़ साबित नहीं हुई। अदालत ने बार बार इस बात पर जोर भी दिया कि हम कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जो केस में ट्रायल कोर्ट के ऊपर जाकर असरअंदाज हो। जी, मैंने तो ये नहीं कहा कि बरी हो गए हैं, मैं खुद आपने तो वहां कहा ना कि सुप्रीम वो कोर्ट नहीं बेगुनाह, था आपने जब कहा ना वर्किंग बेगुनाह है, चीफ उन पर जस्टिस कोई ऐसी साहब। चीज़ साबित नहीं हुई, तो अदालत ने ऐसी कोई बात नहीं की। मैं इस पर जरा मैं वजाहत कर दूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं था, और वहां बार बार चीफ जस्टिस साहब ने इस पेशी में भी और उससे जो पिछली पेशी थी उसमें भी ये बात थी कि वो मेरिट्स को टच नहीं करना चाहते। जी हाँ। लेकिन जाहिर है जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे एक ऐसा शख्स जो कि वजीर आजम साबिक है, जिस पे इतना बड़ा इल्जाम है, जिसकी जमानतें हाई कोर्टों से रिजेक्ट हो गई हैं, जो 2.25 साल से जेल में पड़ा हुआ है, जिसके बारे में हुकूमत ने एक बयानिया खड़ा किया है, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे जब उसको जमानत मिलती है तो जमानत उसी शख्स को मिलती है जिसका एक लफ्ज यूज किया जाता है लीगल टर्म्स में, जिसको वकला समझते हैं बादी नजर में, प्राइम फेशी, ऑन द फेस ऑफ इट। उनको रोल नजर नहीं आया तो उनको जमानत सही है। मिली है ना। मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो बरी हो गए हैं, उनका केस खत्म हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि जब उनको जमानत मिल गई है बादी नजर में, सुप्रीम कोर्ट को वो साजिश रूल में ऑफ रोल नजर कंसिस्टेंसी पे उन्हें मिली है सर। नहीं वो आया होगा तो उन्होंने बाजी नज़र जमानत में दी ऐसी है। कोई चीज़ जो है वो अदालत में ना कोई वकला ने इस चीज़ पे कोई नुक्ता पेश किया है वहाँ पर, और ना ही अदालत ने ऐसी कोई चीज़ जो है वो अपनी उसमें ऑर्डर के अंदर लिखी है। वो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत खान साहब को जो है वो दी गई है कि माजी में इस तरह के केसेस में साजिश पे मुलविस होने पर जमानतें दी गई हैं, तो इनका भी हक है। बाकी मेरिट से वाली से कोई बात नहीं हुई। क्या है? व्हाट इज रूल ऑफ एजाज चौधरी का जिक्र हुआ था, वो तो अब सजा याफ्ता हो चुके नहीं थे ना हैं। सुप्रीम, हाफिज फरत अब्बास का जिक्र हुआ आप था। थे सुप्रीम कोर्ट में, मैं मौजूद था, आप नहीं थे ना। मैंने तो मुझे ऑर्डर सुन ले पढ़ा थोड़ा सा। अदालत का सारा। देखिए कंसिस्टेंसी क्या, मैं अर्ज करता हूँ, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी मुझे भी पता है। जब मोहतरम चीफ जस्टिस ने हमारे वकील जो हैं सलमान सफदर साहब को कम से कम 3-4 बार कहा कि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के हमें दलाइल ने, तो उन्होंने दिए। लेकिन रूल ऑफ कंसिस्टेंसी किस बुनियाद पे? इस बुनियाद पे कि इससे पहले जो जमानत मिली थी, क्या ये उसके साथ कंसिस्टेंट है? तो ये वहां वाजी हुआ कि यस कंसिस्टेंट है। अच्छा, उनको किस पे जमानत मिली थी? एजाज चोई साहब को, उनको इस पे जमानत मिली थी कि एजाज चोई साहब का साजिश में रोल नजर नहीं आया, तो उनको जमानत मिली, और उसकी कंसिस्टेंसी की बुनियाद पे खान साहब को जमानत मिली। तो जब सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के पाए के लीडर को जमानत मिल गई रूल सही अपना है। 9 मई में, और 9 मई का बयानिया हवा में तहलील हुआ, तो मुझे ये बताएं कि खुदा न खास्ता अगर कोई रोल खुदा न खास्ता माज़अल्लाह बनता भी, तो मेरा या खान साहब का या शाह साहब का, इन लोगों का बनेगा ना। तो अगर इमरान खान का रोल नहीं बनता, जमानत मिल गई है, तो बच्चों का क्या कसूर है? साफ जाहिर है कि प्रेशराइज किया जा रहा है अलीमा खान साहिबा को, खान साहब को। लेकिन अली मुनहाद साहब, जो वीडियो पुलिस ने पेश की है, वो उस वीडियो में तो शेर शाह मौजूद हैं एहतजाज में कोर कमांडर हाउस के बाहर, बल्कि वो जो ऑफिसर की जो यूनिफॉर्म थी वो भी शेर शाह ने ही जो है वो पकड़ाई थी, हसन न्याजी को जो लहराई गई थी वहाँ पर। देखिए समर साहब, जो मेरिट्स हैं मैं उस पर तो बात नहीं कर रहा ना। देखें, अगर ये जो अमल है मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे 2-3 सवाल उठते हैं। पहला ये है कि ये तो अदालत में साबित होगा, क्लियर होगा कि शेर शाह साहब का उसमें क्या रोल है। लेकिन सब लोग सवाल कर रहे हैं, जो हमारे नाकिदीन भी सवाल कर रहे हैं, जो हमारे मुखालिफ हैं, मीडिया में आपके हमदर्द और मुखालिफ दोनों होते हैं, वो भी ये सवाल कर रहे हैं कि 27 महीने बाद शेर शाह साहब को आपको गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों पेश आई, और 27 महीने तक जो है इस चीज पे क्या वो मतलूब थे? अगर मतलूब थे तो आपने कोई कार्रवाई मुल्क की? से बाहर तो से इसका वो 2 सवाल साल ये बाद होता मुल्क है से कि लग ही रहा बाहर से है। वापस आए हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है ना। नहीं, वो तो काफी अरसे से इधर हैं। देखें, लगता ये है, हमारी फीलिंग ये है
कि सिर्फ अलीमा साहिबा को और खान साहब को प्रेशराइज करने के लिए सारा कुछ किया गया है। वरना अगर आप गिरफ्तार करना चाहते 27 महीने आप पहले आप कर सकते थे, आपको किसी चीज में मतलूब नहीं थे, वो यहाँ मूवमेंट कर रहे थे। तो पर इतला उसी है कि दिन वो जब 13 इमरान मई खान को साहब की 9 मई के बाद रिहाई हुई है 9 मई केसेस में, 3-4 दिन के अंदर ही वो मुल्क से बाहर चले गए थे और वो वापस आए हैं, तो पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई है। बहरहाल अब ये बता दें कि इस गिरफ्तारी से जो तहरीक इंसाफ मुफाहमती अमल की तरफ वापस आ रही थी, क्या वो अमल जारी रहेगा, आगे बढ़ेगा मुफाहमती, यानी तहरीक इंसाफ आएगी मुज़ाकरात की मेज के ऊपर, या अब नहीं आएंगे? देखें, हल तो इन चीजों का डायलॉग में ही है, लेकिन इस तरह के जो फैसले और इस तरह के जो इक़दाम हैं हुकूमत के, उससे जाहिर है उस मुफाहमती अमल को जो कोई अगर स्टार्ट होना है उसको नुकसान पहुंचेगा। मैं इससे इनकार नहीं करता, बिल्कुल पहुंचेगा। और दूसरा ये बताएं कि मुफाहमती अमल के हवाले से कल बात की, रऊफ हसन साहब ने भी, असद कैसर साहब भी बात कर चुके हैं कि तहरीक इंसाफ आना चाह रही है मुफाहमती अमल की तरफ, और ज़ाहिर आप तो इदारे ने भी वाज़ेह कर दिया है कि हम किसी किस्म के मुफाहमत या मुसालियत का हिस्सा नहीं बनेंगे तहरीक इंसाफ के साथ। ऐसी कोई मुफाहमत उन्हें ऑफर हुई है ना होगी, तो फिर इसका मतलब है कि आपको सियासी लोगों के साथ ही बैठना पड़ेगा, जो पहले से आपको कहा जा रहा था कि आप बैठें सियासी लोगों के साथ, सियासी गवर्नमेंट के साथ। तो अब क्या फिर इसी गवर्नमेंट के साथ आप बैठने को तैयार हैं? और इतला तो ये भी आ रही है कि शायद अगले महीने से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का अमल भी शुरू हो जाए हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान। तो किन नुकात के ऊपर आप गवर्नमेंट से बातचीत करेंगे? क्या उसमें आपका एजेंडा नंबर 1 क्या होगा, खान साहब की रिहाई, या क्या होगा? देखिए, खान साहब की रिहाई से बड़ा इशू तो कोई नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत ने अगर ऑफर ये की है तो फिर अपनी नेक नियति वाजे करे, हम लोगों को अपने लीडर तक रसाई दे, ताकि खान साहब के साथ बैठ के बात हो, उसके बाद की बात आगे बढ़ेगी। जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होती, कौन सी मुफाहमत हो सकती है? खान साहब की रिहाई के बगैर तो मुफाहमती अमल, और देखें, खान साहब की रिहाई उसकी इब्तिदा होगी, खान साहब की रिहाई उसकी इंतहा नहीं है। खान साहब की रिहाई इस मुफाहमती अमल की इब्तिदा होगी। आगे फिर बैठ के खान साहब से आपको बात करनी पड़ेगी कि इस मुल्क को अब आगे आईन के मुताबिक चलाना है, इस इलेक्शन का जो हो गया है उसका आपने क्या करना है, आगे आपने क्या करना है। इलेक्शन कमीशन के इशूज हैं, उसमें नए जो है उसके हेड आने हैं इलेक्शन कमीशन के, उसके साथ साथ जो कोई अगला कोई इलेक्शन होना है उसके लिए क्या करना है। जो 26वीं आईनी तरमीम आपने कर दी है, जो आइन का हुलिया बिगड़ गया है, सुप्रीम कोर्ट की जो हालत हो गई है, इन सब चीजों पर बैठ के सियासी लीडरशिप को बात करनी होगी। लेकिन सबसे पहले उसके लिए आपको इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब तक हमें हमारी रसाई, अगर आप हमें इमरान खान साहब तक रसाई नहीं देते, इसका मतलब है फिर आप अपनी डायलॉग वाली बात सिर्फ जबान से कर रहे हैं, नियत आपकी फिर नहीं। सही है। और अगर ये नहीं होता तो फिर क्या भरपूर मुदावत फिर से होगी? देखिए, सियासी जमात का तो एहतजाज और मुज़ाहमत तो आपका एक कंटिन्यूस एफर्ट है, और वो तो हमेशा आपके पास एक ऑप्शन रहता है। लेकिन जो हुकूमत ने बजट सेशन के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, और अभी ये पिछला जो सेशन हुआ गुजरा जो अगस्त में गुजर गया है, उसमें स्पीकर अयाज सादिक साहब ने ये ऑफर की थी। लेकिन उस ऑफर के बाद आपको फिर हमें खान साहब तक रसाई तो देते, क्योंकि मुफाहमती अमल अगर शुरू होगा, जब तक इमरान खान साहब इजाजत नहीं देंगे, क्या मैं या बैरिस्टर गौहर या सलमान राजा साहब या कोई और शख्स, क्या इसको हम अपने से स्टार्ट कर सकते हैं? वो तो हम नहीं कर सकते। सही है। और दूसरा ये बताएं अली खान साहब के, अगर मुफाहमत आपकी हो जाती, गवर्नमेंट के साथ मुफाहमती अमल शुरू हो जाता है, मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं, तो फिर क्या इस दौरान जो मुज़ाहमत है वो मुकम्मल तौर पर तर्क कर दी जाएगी? देखिए, उसका फैसला इमरान खान साहब के हाथ में। सही कि है। अगर मैं लफ्ज अगर यूज कर रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब इजाजत देते हैं और मुफाहमती अमल शुरू होता है, तो फिर जाहिर है जब मुफाहमती मुज़ाकरात वगैरह शुरू होते हैं तब फिर आप मुज़ाकरात को एक मौका जरूर देते हैं। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा इसमें मुझे वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि जब तक खान साहब से, मैं तीसरी बार इस प्रोग्राम में ये बात कर रहा हूँ कि खान साहब तक जब तक हमें रसाई नहीं जाती, कोई भी लीडर इस वक्त ये फैसला नहीं कर सकता, चाहे चेयरमैन हो, चाहे जनरल सेक्रेटरी हो या कोई और हो। जब उस हालत में जब आपके 3 अपोजिशन लीडर्स भी सजा कर दिए गए हैं, खान साहब तो ऑलरेडी महमूद अचकज़ई साहब को जो है ये दे चुके थे इख्तियार कि आप बातचीत करें, मुज़ाकरात करें, आप रास्ता बनता है तो बनाएं। नहीं, मेरे ख्याल में मौजूदा हालात, उसका काफी वक्त हो गया। मौजूदा हालात में पीटीआई की लीडरशिप को खान साहब तक रसाई दी जाए, ताकि अगर इसमें कोई अमली इक़दाम लेने हैं तो वो लिए जा सके। और दूसरा अली खान साहब, अभी तो तहरीक इंसाफ ने हतमी फैसला किया भी नहीं है, पार्टी में गालिब राय ये है कि हमें ज़िमनी इंतखाबात में जाना चाहिए, और इरादा तहरीक इंसाफ ने जब ज़ाहिर किया ज़िमनी इंतखाबात में आने का, तो गवर्नमेंट भी बड़ी जो है उसने सफबंदी शुरू कर दी है। आज पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये आपस में इत्तफाक हो गया है
कि ज़िमनी इंतखाबात वो मिलकर लड़ेंगे। जहाँ नून लीग का बंदा रनर अप था, वहाँ से नून लीग का कैंडिडेट आएगा, पीपल्स पार्टी उसे सपोर्ट करेगी, और जहाँ पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट रनर अप था, नंबर 2 पे था, तो वहाँ से पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को नून लीग सपोर्ट करेगी। नहीं, उन्होंने मिलकर ज़िमनी इंतखाबात में आने का फैसला किया है। यानी जो सीटें तहरीक इंसाफ ने लूज़ की हैं 9 मई के फैसलों में सजाओं के बाद, तो वो सीटें गवर्नमेंट आपको देने का इरादा बिल्कुल भी नहीं रखती। वो भरपूर तरीके से इलेक्शन जो है वो लड़ने का इरादा रखते हैं। जनाब इमरान खान साहब ने ये फैसला पॉलिटिकल कमेटी पे छोड़ा था कि इलेक्शन पंजाब में बिलखुसूस, केपी में तो पख्तूनख्वा में तो लड़ना ही है, कि वहाँ लड़ना है या नहीं। तो पॉलिटिकल कमेटी ने इस पर बड़ी तफसीली मीटिंग की है और उसमें फैसला हुआ है कि इलेक्शन इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, मैदान हम खाली नहीं छोड़ेंगे, चाहे जितने भी बुरे और सख्त हालात हों। तो इंशाल्लाह अगर वो सब बंदी कर रहे हैं तो हम भी इस तरफ तैयार हैं, क्योंकि असल तो ताकत अवाम है और अवाम इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के साथ है। इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे और अल्लाह के करम से, अवाम की ताकत से उसी सीटों से वापस तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के वर्कर्स इन्हीं अवानों में आएंगे इंशाल्लाह। और इंतखाबात के वाले से भरपूर अब तैयारी भी शुरू कर दी गई है, या अभी सिर्फ फैसला ही है? ज़ाहिर अब नून लीग ने तो सफबंदी भी शुरू कर दी है और कैंपेन भी शुरू कर दिया है, तो आपकी पार्टी की तरफ से फिर कब तक ये फैसला बाज़ाब्ता अपने कैंडिडेट्स को कन्वे कर दिया जाएगा कि हम इंतखाबात में आ रहे हैं, आप जाएँ कैंपेन करें अपनी? आज होना था, हो सकता है कल हो जाए उसका ऐलान। तो मेरे ख्याल में 2-3 दिन में शायद इंशाल्लाह हमारी भी कैंपेन जो है वो स्टार्ट हो जाए। अहमद खान बच्चर साहब और अहमद चट्टा साहब का एनए का हल्का है, और बच्चर साहब जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं मियाँ वाली से सूबाई हल्का है, उस पे इंशाल्लाह पहले शेड्यूल आया है, तो उस पे इंशाल्लाह पहले मुकाबला होगा और बतदरीज आगे जाता जाएगा। और ये लीडर्स ऑफ दी अपोजिशन का जो तकर्रर है, ये कब तक करेगी तरीके साहब? चूँकि पहले फैसला हुआ था लगाने का आज़म स्वाति साहब को और जो है कौमी असम्बली के अंदर महमूद खान अचकजई को, बाद में फिर पार्टी ने कहा कि फ़िलहाल नहीं करेंगे, पुराने वालों को ही लाने की कोशिश की जाएगी। तो आज देखा ना आपने कि एजाज चौधरी साहब की क्या नाम है, अहमद खान बच्चर साहब की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हो गई है। तो इस फैसले के ख़िलाफ़ जो उनकी अपील थी, तो ये अपीलें तो बाकियों की भी ज़ाहिर है, जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे, उनकी अपीलें नहीं होनी एक्सेप्ट, तो फिर ये ओहदे खाली रहेंगे क्या? खान साहब का जो मैसेज है वो अली बुखारी साहब ने बताया था पॉलिटिकल कमेटी को, और सलमान अकरम राजा साहब मोहतरम जो हैं जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि खान साहब की डायरेक्शन ये थी कि पहले आप जो हमारे अपोजिशन लीडर्स हैं उनका फैसला अदालतों से हो लेने दें। सही। खुदा ना खास्ता पहले तो हमारी कोशिश है कि वो अपनी सीटों पे बहाल हों। उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, अहमद खान बच्चर साहब बिल तरतीब कौमी असम्बली, सेनेट और पंजाब असम्बली में। अगर खुदा ना खास्ता नहीं होते तो फिर खान साहब का जो फैसला है वही फिर आखिरी फैसला होगा इंशाल्लाह। लेकिन आज हुई है ना, आज पंजाब में 2 अरकान की दरखास्तें मुस्तरद हो गई हैं, तो उसमें यही कहा गया, ज़रताज गुल साहिबा की और अहमद बच्चर की दरखास्त मुस्तरद हुई, और ये कहा गया कि आप सरेंडर करेंगे तो तब जाकर आपकी अपील जो है वो सुनी जाएगी। अपील उनकी मुस्तरद हो गई है, तो आपके किसी बंदे ने अभी तक सरेंडर ही नहीं किया। जब सरेंडर नहीं करेंगे तो अपील कैसे उनकी एक्सेप्ट होगी? अपील एक्सेप्ट अगर होती है तो तब जाकर रिलीफ मिलेगा, तो फिर तो ये हाल ही रहेंगे। अभी इनके पास 2 ऑप्शन है मेरे ख्याल में। वैसे तो उनकी लीगल टीम फैसला करेगी, लेकिन मेरे ख्याल में बतौर वकील अगर मेरे से पूछें तो 2 रास्ते अभी नजर आ रहे हैं। एक तो यह है कि ये जो फैसला है इसको फिर ऊपर सुपीरियर जुडिशरी में मजीद चैलेंज किया जाए, या दूसरा कि सरेंडर की जो बात है वो अपने वकला से मशवरा करने के बाद ही हमारी लीडरशिप इस पर कोई हतमी फैसला करेगी। सही है। और बाकी फाइनली ये बता दें कि एनएफसी के हवाले से कमेटी बन गई है। एनएफसी में कुछ बड़ी तब्दीलियां लाने के हवाले से तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी रहा है कि एनएफसी में जो मौजूदा शेयर है वफाक का वो बढ़ना चाहिए, सूबों पे बर्डन ज़रा ज़्यादा जाना चाहिए। तो आपकी पार्टी सपोर्ट करेगी एनएफसी में अगर कोई तब्दीलियां होती हैं शेयर के अंदर? लेकिन सूबों को उनका हक मिलना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि हम वफाक को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन इन हालात में खासकर बिलखुसूस जो पख्तूनख्वा में इश्यूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर के भी, फ्लडिंग के भी, मैं तो समझता हूँ कि इस बार ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए पख्तूनख्वा को। फाटा का भी इशू है, एक्स फाटा का, तो वो भी हिस्सा मरकज का और पंजाब का और सिंध का उनके ज़िम्मे ड्यू है। अभी तक ट्राइबल एरियाज का जो मर्जर हुआ था उसका फंड भी उन्होंने अभी तक नहीं दिया। मेरे ख्याल में इस एनएफसी में अली अमीन खान की बड़ी अचीवमेंट होगी इंशाल्लाह कि अपना हिस्सा भी मिले, लेकिन ज्यादा इसलिए मिलना चाहिए कि फ्लड भी है, लॉ एंड ऑर्डर इशू भी है, और फाटा का हिस्सा अभी तक और एक और जो मामला है अली खान साहब, आजकल डिबेट बड़ी मुल्क के अंदर गर्म है नए सूबों के क़याम के हवाले से कि वसाइल की जो है मुनसिफाना तकसीम के लिए पाकिस्तान में इंतज़ामी बुनियादों पर, ना लिसानी ना सियासी बल्कि इंतज़ामी बुनियादों पर नए सूबे बनने चाहिए। तो आपकी और आपकी पार्टी की क्या राय है इस हवाले से?
देखिए, हम तो पहले से छोटे सूबे या इंतज़ामी बुनियाद पे हम जनूबी पंजाब के हक में थे और उसके लिए हमने कोशिश भी की थी। लेकिन ऐसा कोई भी फैसला अगर होता है, बेहतर होगा उसको पार्लियामेंट में किया जाए, तमाम आपकी पार्टी पार्टीज़ की और कंसेंसस आपकी पे राय करें। क्या है? आपकी राय कोई क्या है कि फैसला बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? आपकी राय क्या है? देखिए, हमने जनूबी पंजाब को सपोर्ट किया था और उसके लिए कोशिश भी की थी। ख्वाहिश हमारी है कि इंतज़ामी बुनियाद पे अगर होता है लेकिन उसके लिए पहले कंसेंसस ज़रूरी है, सबकी राय ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि ऊपर से भी चीज़ लागू की जाए और फिर उसके बाद फिर और एक नई कहानी शुरू हो जाए। तो बेहतर होगा कि पार्लियामेंट में इस पे डिटेल डिस्कशन हो और तमाम जमातें एक प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठे होके और उसके लिए फिर ज़रूरी है कि इमरान खान साहब जैसे लीडरशिप को आप पहले बाहर लेके आएँ। अली खान साहब, 1 सितंबर 2022 को इमरान खान साहब अपना विजन दे चुके हैं नए सूबों के हवाले से, और वो कह चुके हैं एक जलसे से खिताब के दौरान कि पाकिस्तान में डिवीजन की सतह पर सूबे बनने चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की फैसला साजी आपने करनी है, पहले आप खान साहब जैसी लीडरशिप को बाहर लेके आएँ, पॉलिटिकल माहौल बनाएँ, उसके बाद ये सारी चीज़ों पे जी, बात हो जाएगी। पहले खान साहब को तो रिलीज़ करें। बहुत शुक्रिया अली खान साहब, आपने शुक्रिया। प्राइम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान की प्राइम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के ख़तरात हैं, और आज से जो मानसून का सिलसिला शुरू हुआ है उसमें किन किन इलाकों में ज़्यादा बारिशें होंगी और कहाँ कहाँ सैलाब के ख़तरात हैं। बात करेंगे मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में मॉनसून के 7 तबाहकुन स्पेल्स के बाद 8वां स्पेल आज से शुरू हो गया है, जो 30 अगस्त तक जारी रहेगा। और इस स्पेल में पंजाब, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, अपर खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का ख़तरा मौजूद है, और NDMA की जानिब से इस सिलसिले में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 10,000 ग्लेशियर्स के पिघलने के खतरात भी पैदा हो गए हैं। ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी, कौन कौन से इलाके मुतासर होंगे, 8वें स्पेल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है DG महकमा मौसमियात जनाब साहबजाद खान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि क्या सूरत हाल है, ये जो 8वां स्पेल शुरू हुआ है ये कितना खतरनाक हो सकता है, और कौन कौन से इलाकों में बारिशें होंगी, किस इंटेंसिटी की बारिशें होंगी, और क्या सैलाबी सूरत हाल इसमें भी पैदा हो सकती है? बिल्कुल जी, जैसा कि आपने देखा है कि जी हर स्पेल जो है वो गुजरे हुए स्पेल से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहा है। इस स्पेल में भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। आज भी काफ़ी इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। गुजरात में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, लेकिन ये रात को ये सिलसिला जो है वो काफ़ी फैल रहा है। ये आप कह लें कि जी हमारे ऊपर हज़ारा डिवीज़न और ऊपर स्वात और इन इलाकों को भी इफ़ेक्ट करेगा। और वहाँ पे भी जो है आपको पता है कि इन इलाकों में दो फैक्टर होते हैं। एक तो बारिश से जो है वो भी ख़तरात होते हैं पानी आने के, लेकिन साथ जो हमारे आजकल ग्लेशियर्स वो जो इस सूरत हाल ख़तरनाक सूरत हाल में पड़े हुए हैं कि जी वो भी मेल्ट हो के साथ आ जाते हैं, तोदे बन के आ जाते हैं। मैं आपको समर ये बताता चला जाऊँ कि असल में ये जो कल का भी इवेंट हुआ है या परसों का जो गिलगित बल्तिस्तान में गुप्पस के करीब हमारे पास 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक मुसलसल टेम्परेचर जो थे इन एरियाज़ के वो 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड अबव नॉर्मल थे, और उनमें हमने खदशात भी ज़ाहिर किए थे। हमने एक वार्निंग भी इशू की थी कि ये जो है ना वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब एक चीज़ जो है वो जो अपने ग्लेशियर जो है वो अपनी जगह से अगर डिस्प्लेस हो चुके हैं तो ये बारिश उनको फर्दर वो कर सकती है डिस्प्लेस, और वो नीचे आके आबादियों को नुकसान पहुंचाते हैं। और सर सर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान में जो 13,032 ग्लेशियर्स हैं इनमें से 10,000 ऐसे हैं जो कि मेल्ट होना शुरू हो गए हैं, क्या ये रिपोर्ट दुरुस्त है? देखें, अब आप इतनी ज़्यादा तादाद को कह तो नहीं सकते, लेकिन जो सूरत हाल जो मैंने आपको टेम्परेचर बताया है वो तो रियली बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ है। हमने पेरिस प्रोटोकॉल में ये कहा था, पूरी दुनिया ने ये फ़ैसला किया था कि जी 1.5 से अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके पास बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे, चाहे वो ज़्यादा बारिशों की सूरत में होंगे, ग्लेशियर मेल्टिंग की सूरत में होंगे। और उस पर हमने जो अगर 1.5 डिग्री को आप मेंटेन रखते हैं तो आपने कहा था कि जी 2100 में आप यानी सन 2100 में आपके पूरे वो ख़त्म हो जाएंगे ये ग्लेशियर हमारे नॉर्दर्न पार्ट में।
लेकिन इसकी प्रोजेक्शन अगर हम 4 डिग्री पे ले जाते हैं तो 2060 ऐसा है। लेकिन जिस तरह ये चल रहा है सिलसिला, ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। जैसे मैंने बताया ना कि जी अगस्त के महीने में 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा गया है, तो ये तो हमें 8 से 9 7 8 9 डिग्री, तो ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हम तो यानी इसका मतलब है कि 20-25 साल में उस नौबत तक पहुँचने वाले हैं। तो हमें तो अपना बहुत कुछ सोचना होगा अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। तो बड़ी अलार्मिंग और सिचुएशन है ये सूरत हाल जो बारिश की रहेगी, बहुत बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं कहूँ कि जी अलार्मिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम? अब ज़ाहिर है वक्त कम है, मुकाबला सख्त है नेचर के साथ हमारा। कर क्या सकती है हमारी हुकूमत या हमारे अवाम? नेचर के साथ अब क्या हम कर सकते हैं? ये देखें जी, इसको बैक करने के लिए अब एक दिन में तो हम लगा भी नहीं सकते कि हम कहें कि जी हम ग्रीन क्लाइमेट पे चले जाएंगे। और तो अब इसको थोड़ा सा भुगतना तो होगा, लेकिन हमें अपना रहन सहन या जो कुछ भी है उसको तब्दील करना होगा, अपने आप को ये इसके लिए तैयार रहना होगा। और दूसरा सर, जो बारिशों की सूरत हाल पे आपसे बात हुई थी कि जो आपने बताया कि नया सिलसिला शुरू आज से हो गया है, इसमें कौन से इलाकों में ज़्यादा खतरा है सैलाब का, ज़रा ये बताइएगा। ये अभी तक तो हमारे जो है ना, जितने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो हमारे दरियाओं का कैचमेंट एरिया है, उसको वो इफ़ेक्ट करेगा। आपको पता है कि तरबेला हमारा 100% तकरीबन आप फुल हो चुका है। जेलम में कैपेसिटी जो है वो भी कम रह गई है, वो भी भरने के करीब है। लेकिन अगर ये हमारे कैचमेंट एरियाज़ में बारिश होगी, स्नो मेल्टिंग होगी, और काबल के कैचमेंट एरियाज़ में अगर कोई बारिश हुई तो फिर सिंध में सैलाबी रेला। लेकिन सिंध जो है वो पहले गुद्दू के मुकाम पर हाई फ्लड की सूरत में पानी गुजर रहा है। उस सिंध का इंडस का इटसेल्फ जो है जो पंजनद से वो आपका जो है था तौंसा से वो मीडियम फ्लड था, लेकिन आपके सतलज में इतना पानी है कि उसने इसको हाई फ्लड की शक्ल दे दी है। तो ये सूरत हाल जो है वो आइंदा के लिए चनाब में भी बन सकती है। रावी और जो सतलज हैं उनमें तो उन रावी में भी पानी आ सकता है, चूँकि थीन डैम भी 85% के 87% भर चुका है। अगर ये स्पेल अच्छा हो गया तो उसके बाद इंडिया पानी डेफिनेटली रिलीज़ करेगा। चनाब में अगर छोड़ेगा तो फ्लड के काफ़ी खतरात जो है आने वाले चंद दिनों के अंदर वो पैदा हो गए हैं काफ़ी। अब चूँकि अब समर बात यह है कि जी आपकी ज़मीन जो है वो सैचुरेट हो चुकी है। जी हाँ, टोटल पानी जो या बारिश होती है वो आपका वो रन ऑफ द रिवर बन के आ जाता है पूरा का पूरा पानी। तो इसलिए काफ़ी खतरात हैं अब रिवराइन फ्लडिंग। इस्लामाबाद के अंदर भी आपको समर शदीद बारिश का पहले भी कई दफ़ा इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है शदीद बारिश का, या बिल्कुल खतरात है और बिल्कुल बंद कर देने भी चाहिए। और लेकिन ये है कि ख़तरात हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, और आने वाले दिन जो है ना 3-4 दिन जो है ना वो काफ़ी ख़तरात हैं। और ये 2-3 दिन के बाद ये फिर सिंध की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और फिर सिंध के एरियाज़ जो हैं यानी थर का इलाका, और उसके बाद ये दोबारा कराची और फिर साथ मलिका जो बलूचिस्तान है उनको भी इफ़ेक्ट करेगा। यानी कराची ने जो 4-5 दिन पहले जो सूरत हाल देखी थी शदीद बारिशों की सूरत में, सैलाब की सूरत में, वो उन्हें 3-4 दिन बाद दोबारा देखनी पड़ सकती है। वो दोबारा फेस करनी पड़ जाएगी। बिल्कुल, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जब पिछला स्पेल कंटिन्यू था तो जैसे ये सिलसिला बे ऑफ बंगाल पे बन रहा था और जिस तरह ये इंडिया से डिप्रेशन होके मूव कर रहा था, तो उस वक्त भी हमने कह दिया था कि ये स्पेल भी इसका लग रहा है कि ये कराची सिंध इनको इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन अब ये थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन जाएगा दोबारा जिसका सेकेंडरी सिस्टम वो डेफिनेटली सिंध की तरफ जाएगा। और हमारे यहाँ जो कोल्ड एयर मास है वेस्ट से, वो भी काफ़ी ज़्यादा सप्लाई हो रही है, और उस वजह से मैंने जो बताया ना कि बारिशों की सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है इस वक्त। और फाइनली सर, जो हमने गदर के अंदर सूरत हाल देखी है, इस तरह के और कितने ग्लेशियर्स के मेल्ट होने के फौरी तौर पे ख़तरात या खदशात मौजूद हैं? मैं आपको बता दूं कि ये सूरत हाल है। हालांकि आजकल जो है अगस्त के बाद टेम्परेचर जो है वहाँ पे थोड़े से कम होते हैं, लेकिन सूरत हाल जो मैंने आपको बताई कि जो टेम्परेचर हाई हुआ था उससे अगर अपनी जगह से कोई हिल चुका है या डिस्प्लेस हो चुके हैं ग्लेशियर, अब उनको या तो ज़लज़ले की सूरत में कोई ऐसी मूवमेंट मिलती है तब भी वो नीचे आ जाएंगे, या कोई बारिश उधर होती है तो तब भी वो नीचे आ जाएंगे। और फिर वही तबाही जैसे फैलाई हुई है उन्होंने, यानी ये टलीदास जो है एक बहुत बड़ी झील अताबाद की तरह बन गई, और वो सारा डेब्रिस उसमें मौजूद है, और वो आगे गिलगित शहर या इनको भी मुतासर कर सकती है अगर उसमें से पानी निकलता है तो।
तो लोगों को जो है ना वो अपना मुहतात रहना चाहिए और इस एवेंचुअलिटी को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब खान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गाड़ियों के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अजीब तजाद है कि छोटी गाड़ियाँ जो कि मुतवसत तबके के इस्तेमाल की गाड़ियाँ हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, जबकि जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं उनकी कीमतों में कमी हो रही है। हालिया बजट में नाफिज होने वाले टैक्सेस की अंबार के बायस मुल्क की ऑटो इंडस्ट्री में होने वाली हैरानकुन तब्दीलियों ने अवाम और माहिरीन दोनों को चौंका दिया है। यानी मुल्क में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है, जिसके बायस मुतवसत तबके के लिए एक छोटी कार की खरीदारी भी तकरीबन नामुमकिन हो गई है। वाज़ेह रहे कि हालिया बजट में हुकूमत ने 1800 सीसी से बड़ी लग्जरी गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी कम करके इनकी दरामद को सस्ता किया था, जिससे करोड़ों रुपए मालियती गाड़ियां अमीर तबके के लिए ज्यादा काबिल इस्तिताअत या सस्ती हो गई। दूसरी तरफ छोटी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और हत्ता के 660 सीसी तक की बजट गाड़ियों पर भी नए टैक्सों और लेवीज की भरमार ने मुतवसत तबके की कमर तोड़ दी है। खासतौर पर 660 सीसी की छोटी गाड़ियां जो कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फरोख्त होती हैं, उन पर भी जनरल सेल्स टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया और साथ ही न्यू एनवायरमेंटल व्हीकल लेवी भी नाफिज कर दी गई। नतीजतन इसकी कीमत 2 लाख रुपए तक बढ़ गई, जो अब 33 लाख रुपए से भी तजावुज कर गई है, जिसने खरीदारों को सख्त मायूस किया है। ये सूरत हाल पाकिस्तान की मजमूई ऑटो इंडस्ट्री और बिलखुसूस अवाम के लिए कितनी तशवीशनाक है या परेशान कुन है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ऑटो इंडस्ट्री के माहिर सुनील मान। बहुत शुक्रिया सुनील मान साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि पाकिस्तान में लग्जरी गाड़ियाँ जो हैं वो तो 70 से 80 लाख रुपए तक सस्ती हो गई, जबकि जो मुतवसत तबके के इस्तेमाल की छोटी गाड़ियां हैं उनकी कीमतों में जो है वो 3-3, 4-4 लाख रुपए का इजाफा हो गया। तो ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा है या बाकी दुनिया में भी ये काम हो रहा है कहीं? नहीं सर, ये तो टोटल पाकिस्तान में हो रहा है। बिकॉज जब बजट आया था तो आपने बल्कि सुना होगा, शायद एक रॉबिन हुड एक मूवी होती थी, रॉबिन हुड गरीबों के लिए पैसे इकट्ठे करता था अमीरों से लूट के। इन्होंने उल्टा कर दिया है, ये गरीबों से पैसे लेके अमीरों को दे रहे हैं। सो अगर आप देखें उस लिहाज से तो 100 गरीब मिलके जो है एक अमीर आदमी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहीं नहीं होता दुनिया में, सिर्फ यहीं पे हो रहा है। और ये बताएं कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जाहिर है ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तानी अवाम हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी गाड़ी। अब एक आम मुतवस्सित तबके की इनकम जो है वो 10% ऊपर नहीं गई, गाड़ी की प्राइस तकरीबन 10% से ज्यादा ऊपर चली गई है। तो रिजल्टिंगली आपके सामने है कि 75% डिक्लाइन इन सेल है, बिकॉज लोगों के अंदर वो बाइंग पावर है ही नहीं। ना तो आपकी मेरी इनकम बढ़ी है लेकिन प्राइसेस बढ़ती जा रही है, तो ऑब्वियसली पीपल विल ड्रॉप आउट ऑफ द मार्केट। तो जाहिर है अब लोगों ने गाड़ियाँ यूज़ तो करनी है, तो ज़्यादा फिर अब जो है वो जो इस्तेमाल शुदा पुरानी गाड़ियाँ हैं, पुराने मॉडल्स की, उनकी फ़रोख्त फिर पाकिस्तान के अंदर यकीनी तौर पर फिर वो बढ़ गई होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब नई गाड़ी लोगों की रीच से बाहर होती है तो अल्टरनेटिवली दे गो फॉर यूज्ड कार, और फिर उसकी डिमांड बढ़ना शुरू होती है, उसकी प्राइस के ऊपर भी प्रेशर आ जाता है। और दूसरा ये बताएं कि इंपोर्टेड गाड़ियों के वाले से भी पाकिस्तान में उसमें तकरीबन जुलाई के महीने में 61% तक का इजाफा देखने में आया है। और ये जो पॉलिसी है, पहले ही जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो स्ट्रगल कर रही थी, तो ये जो यहाँ पे इंपोर्टेड गाड़ियाँ 5 साल तक पुरानी जो इंपोर्ट करने का गवर्नमेंट ने फैसला किया, वो कितना हिट करेगी हमारी इंडस्ट्री को? अच्छा, उसमें जो है ना फैसले से ज्यादा एम्बिग्यूटी हिट करती है। अभी तो वो फैसला फाइनल आया नहीं है, उसकी पॉलिसी वज़ा नहीं की गई, उसके रूल्स पता नहीं है, उसमें डेप्रिसिएशन मिलेगी नहीं मिलेगी, वैल्यूएशन क्या होगी। लेकिन जो चीज़ हर्ट करती है इकोनॉमी को और इंडस्ट्री को, ये है कि जो है ना अनक्लियर पॉलिसीज़। सो मई के एंड से अगर आप तकरीबन देख लें, जून के शुरू से शुरू हुआ है ये स्टोरी, आज अब अगस्त के एंड में आ गए हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने से एक एम्बिग्यूटी चल रही है, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। सो इस तरह की सितंबर अक्टूबर सिचुएशन का 4 सुन रहे में हैं कि तब तक शायद ये क्लैरिटी इसमें आ जाएगी और इंपोर्ट शुरू हो जाएगी। नहीं होगी वो, मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें इतने लकूनाज हैं। बट पॉइंट ये है कि आपने साल में से 1/3 ऑफ द ईयर जो है वो जाया करवा दिया इंडस्ट्री का, क्योंकि लोग जो है वो वेट करेंगे 5 साल की गाड़ियां गुजरेंगी, खुलेंगी तो रेल पे हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके जो पॉलिसी रूल्स हैं, उसकी जो ड्यूटी है वो इतनी ज्यादा होगी कि कोई मंगा ही नहीं सकेगा। बट येस, यू कैन लुक गुड कि हमने दुनिया के लिए बड़ा ओपन रखा हुआ है, हम बड़ी ओपन कंट्री है, बट ऐसा कुछ होगा नहीं। और दूसरा ये बताएं कि सिर्फ गाड़ियों का मामला नहीं है, मोटर बाइक्स जो हैं वो भी बड़े महंगे हो गए हैं, उनकी कीमतों में भी ठीक ठाक इजाफा हुआ है। जो 150 सीसी की मोटरसाइकिल है वो तकरीबन जो है उनकी कीमतें 5 लाख तक को भी टच कर रही हैं, जो 70 हज़ार 60 हज़ार रुपये जो उस पर गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए हैं। जरा मोटरसाइकिल की सेल भी देखें, वो भी डिक्लाइन है। ऑब्वियसली लोगों की जो परचेजिंग पावर नहीं बढ़ रही, लोगों की अर्निंग नहीं बढ़ रही और चीजें महंगी होती जा रही हैं, उनकी रीच से बाहर हैं, हेंस द सेल्स आर डाउन। अलबत्ता साइकिल्स की सेल जो है पाकिस्तान के अंदर बढ़ी है,
बाइसिकल्स की? साइकिल की सेल्स का फिगर कोई ऑफिशियल आता नहीं है, इसलिए मैं देखा नहीं, लेकिन बाकी तो मैं मोटरसाइकिल और गाड़ियों का आपको बता सकता हूँ कि दैट हैज गॉन डाउन कंसिडरेबली। अच्छा, ये बताएं कि ज़रा दुनिया में ये हमने देखा है कि लगाए जाते हैं कार्बन लेवी या इस तरह की चीज़ें, लेकिन वहाँ पे हुकूमतें लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलियात फराहम करती हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो है ये लेवी लगाई गई है, आप समझते हैं ये जस्टिफाइड है? हमारे मुल्क में अगर लोगों को आप वो कह रहे हैं ना ट्रांसपोर्ट पब्लिक कर रहे हैं, वो तो चले कर ही रहे हैं प्रोवाइड, लेकिन जो अल्टरनेट रिसोर्सेज हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं, उनके ऊपर आपने लगा दी। अगर आपने आपने तो इलेक्ट्रिक के ऊपर भी किसी को नहीं छोड़ा। इलेक्ट्रिक की रजिस्ट्रेशन अगर आप जाके देख लें, किसी भी सूबे में कोई छूट नहीं है, सिवाय सिंध में थोड़ी प्राइस कम है, ना किसी टैक्सेस में छूट है, ना आपके टोल में छूट है। तो इलेक्ट्रिक वालों से भी पूरा पूरा लेना है और सही। गैसोलीन वालों से ज्यादा लेना है कि जी हम जो है न्यू एनर्जी व्हीकल्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो वो तो रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन पे जा रहे हैं। अब आगे उनका काम क्या होता है क्या नहीं, वो तो इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक कोई नहीं। न्यू एनर्जी व्हीकल्स के हवाले से पाकिस्तान में हमने बड़ी तब्दीलियां तो देखी हैं कि अब हाइब्रिड गाड़ियों का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन ज़ाहिर है उसमें भी बड़ा मसला अफोर्डेबिलिटी का है। तो हो रही है कन्वर्जन पाकिस्तान में कंज्यूमर्स की, जिस तेज़ी से गवर्नमेंट चाह रही थी कि वो जाएँ आईसीई गाड़ियों से वो न्यू एनर्जी व्हीकल्स की तरफ जाएँ, वो उसी रेशो से जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी, हो रही है कन्वर्जेंस? नहीं सर, उस लेसों से कन्वर्जन नहीं हो रही। रीजन बीइंग जैसे आपने बताया कि जो एनईवीज हैं, वो एक न्यू एनर्जी व्हीकल की जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा है। उसका जो कैपेक्स है वो एक इम्पेडिमेंट है टू द ग्रोथ इन द सेगमेंट। ऑल्दो गवर्नमेंट ने उस पर टैक्सेशन की छूट दी भी है, लेकिन एनईवी जो है उसमें ईवी के अलावा प्लग इन हाइब्रिड्स भी आते हैं, उस पर कोई छूट नहीं है, जिसकी वजह से अभी इतनी कन्वर्जन नहीं हुई। इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट आई थिंक फाइनली द मार्केट विल कन्वर्ज टुवर्ड्स इट। और फ्यूचर है पाकिस्तान में एनईवीज़ का? एनईवीज का है, यस, बट अगेन इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम। बट आम आदमी की रीच से तो बहुत बाहर है। एनईवी जो मिनिमम भी स्टार्ट होती है वो तकरीबन 10 मिलियन से स्टार्ट जी होती है। हाँ, 1.25 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख से जो है वो शुरू होती है। सर, आम जो पाकिस्तानी अवाम है, फिर उनके लिए तो गाड़ी जो लोग ख़रीदना चाह रहे हैं या अपनी गाड़ी जो बेहतर पे जाना चाह रहे थे, उनके लिए तो सर फिर मुस्तकबिल करीब में जो है कोई अच्छे हालात नहीं है। द यूज्ड कार इज द ओनली ऑप्शन। और नई वाली के लिए फिर ये है कि या तो वक्त ज्यादा लगाएं, मेहनत ज्यादा करें, काम के वर्किंग आवर्स बढ़ा दें, बिकॉज डिस्पोजेबल इनकम जब तक आपकी नहीं बढ़ेगी तो प्राइस आपकी जो है रीच में नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया सुनील बंसल, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया था। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और इंतहाई अहम इशू के हवाले से बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। ये थे अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी अमूर के सरबराह टॉम फ्लेचर, जिन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि गजा में कहत ने डेरे डाल दिए हैं। उनकी बकौल इसराइल की मुनज़्ज़म रुकावटों के बायस खुराक सरहदों पर फंसी हुई है और यह कहत आलमी बरादरी के लिए इज्तिमाई शर्मिंदगी है। उनका यह मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा ही के इदारे की रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें भी ये कहा गया है कि गजा में इस वक्त कहत है। अक़वाम मुत्तहिदा के हिमायत याफ्ता ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की निगरानी करने वाले इदारे इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन IPC ने जंग की शुरुआत के बाद पहली बार गजा शहर में कहत की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी। IPC का अंदाजा है कि गजा की 1/4 आबादी यानी शिकार है और उसकी चौंका देने वाली वजूहात हैं। IPC की रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया है कि यह सूरत हाल मुकम्मल तौर पर इंसानों की पैदा करता है। मुख्तलिफ इमदादी तंजीमें इसकी जिम्मेदार इसराइल को ठहराती हैं, जिनका कहना है कि गजा की पट्टी में खुराक की तरसील में मुनज़्ज़म रुकावट डाली जा रही है। IPC की रिपोर्ट के मुताबिक गजा सिटी के इलाके में रहने वाले लोग भूख, बेरोजगारी और मौत जैसी कहत की सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फाका कशी तेजी से फैल रही है। मौजूदा रुझानात के मुताबिक सितंबर में गजा के बाकी हिस्सों में भी कहत की तवक्को है। IPC का कहना है कि मॉनिटरिंग का निज़ाम दरम बरम होने की वजह से गैर तकलीफ दे अमवात का डाटा मुरतब करने में मुश्किलात का सामना है। IPC के मुताबिक माहिरीन की आरा और शवाहिद की बिना पर IPC इस नतीजे पर पहुंचा है कि गजा में होने वाली अमवात कहत के जुमरे में आती हैं। ये रिपोर्ट उस वक्त शाया हुई जब गजा की हमास के ज़ेर इंतजाम वजारत सेहत ने गजाई किल्लत से 2 नई अमवात रिकॉर्ड की, जिससे अमवात की मजमूई तादाद 273 हो गई है, जिनमें 112 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू बार बार गजा में गजाई किल्लत की तरदीद कर रहे हैं और कहा है कि जहां भूख है वो इमदादी इदारों और हमास की गलती है। इसराइल ये इल्ज़ाम आयद करता है कि अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी एजेंसियां गजा की सरहद पर खड़े सैकड़ों ट्रकों से खुद इमदाद वसूल नहीं कर रही। कई हफ्तों से गजा से ऐसी तस्वीर सामने आ रही हैं जिनमें खाली पेट बच्चे हड्डियों का ढांचा बने हुए हैं। यह जाहिर करता है कि काफ़ी अरसे से गजा में कहत जैसे हालात के खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मई से लेकर अब तक GHF के ज़ेरे एहतमाम
कायम करदा फूड पॉइंट्स के आसपास फायरिंग के वाकयात में 994 फलस्तीनी जान की बाजी हार चुके हैं। मजमूई तौर पर खुराक के हुसूल के दौरान भगदड़ और दीगर वाकयात में अब तक 1760 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने IPC की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि ऐसा लगता है कि जब गजा के तशवीशनाक हालात को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं बचे तो ऐसे में एक नया लफ्ज सामने आ जाता है, जैसे कि अब हुआ है। अब जो लफ्ज सामने आया है वो कहत का है। एंटोनियो गुतरस का कहना है कि यह कोई मुअम्मा नहीं है, बल्कि ये अखलाकी गिरावट और इंसानियत की नाकामी है। इस रिपोर्ट से मुतालिक तुर्क सदर की अहलिया अमीना अर्दवान का भी अमेरिकी सदर की अहलिया मेलानिया ट्रंप के नाम एक खत सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे यकीन है कि जंग में 648 यूक्रेनी बच्चों के बारे में आपने जिस हसासियत का मुजाहरा किया था, आप उससे भी बढ़कर गजा के लिए इस मौक़िफ़ का मुजाहरा करेंगी, जहां 2 सालों में 62,000 बेगुनाह शहरी, जिनमें से 18,000 बच्चे थे, को बेदर्दी से कत्ल किया गया। तुर्क सदर की अहलिया ने अपील की है कि यह इंतहाई मानी खेज होगा कि अगर आप इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को एक खत भेजें जिसमें गजा में इंसानी बहरान के खात्मे के लिए आपका पुरजोर मुतालबा शामिल हो। अमीना अर्दवान ने अपने पैगाम में इस बात पर जोर दिया है कि खामोश कर दी गई हंसियों के मालिक सिर्फ यूक्रेन के बच्चे नहीं हैं, बल्कि फ़लस्तीन के बच्चे भी इस खुशी, इसी आज़ादी और इसी बाइज़्ज़त मुस्तकबिल के हकदार हैं। इसराइल की जानिब से हमास को कहत का जिम्मेदार ठहराने को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मुतअद्दिद रिपोर्ट्स मशमूल अमरीकी हुकूमत की रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की जानिब से इमदाद में रुकावट डालने के कोई सबूत नहीं है। दूसरी जानिब इसराइली हुकूमत के मुतअद्दिद ओहदेदारों ने IPC की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। इसराइल की वज़ारत ख़ारजा ने IPC पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने हमास की जाली मुहिम को बढ़ावा देने के लिए तैयार करदा मनगढ़ंत रिपोर्ट शाया की है। ताहम आलमी इदारे और बिलखुसूस आलमी मीडिया इसराइली झूठ को बेनकाब कर रहा है। इस मुतालिक BBC ने गजा के उन रिहायशियों के तासुरात जाने हैं जो शदीद भूख से मुतासर हुए हैं। 5 बच्चों की वालिदा 41 साला रीम तौफीक कादिर ने BBC को बताया कि कहत की तस्दीक बहुत ताखीर से की गई है। हमने 5 महीने से किसी भी किस्म का प्रोटीन नहीं खाया और मेरे 4 साला बच्चे को ये तक नहीं मालूम कि सब्जियों और फलों का जायका क्या होता है या वो दिखते कैसे हैं। 6 बच्चों की माँ 47 साला रिजा का कहना है कि उनके वजन में 25 किलोग्राम की कमी आई है। उन्हें ग्लूटन वाले खाने से एलर्जी है। अब उन्हें ऐसा खाना मुयसर नहीं जो वो खा सकें। गजा की एक और रिहायशी रिदा हिजा कहती हैं कि उनकी 5 साला बेटी लामिया का वजन 19 किलोग्राम से कम होकर 10.5 किलोग्राम रह गया है। गजा की सुमैया गुज़िश्ता 3 साल से थायराइड कैंसर में मुब्तला है। वो कहती हैं कि उनकी सेहत कैंसर की अद्वियात की कमी के बजाय ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से तेज़ी से ख़राब हुई है। वो कहती हैं कि मुझे लगता है मैं कैंसर के बजाय भूख से मर जाऊंगी। सेव द चिल्ड्रन की सीनियर मीडिया मैनेजर शायमा अल अबीदी कहती हैं कि यहाँ बैठकर आपको ये बताना कि गजा के लोगों को कहत का सामना है कोई हैरानी वाली बात नहीं। लोग घास खा रहे हैं, पत्ते खा रहे हैं। बाज़ बच्चों ने उनसे कहा कि काश हम मर जाएं ताकि हम जन्नत में जाकर खाना तो खा सकें। जहाँ इसराइल ने गजा में मौत और भूख मुसल्लत कर रखी है, वहाँ उन गजाबासियों की ज़मीन पर काबिज होने का मिशन भी शुरू कर दिया गया है। वादे रहे इसराइल ने इस हफ्ते गजा शहर पर अपने मुतनाज़ हमले और कब्जे के लिए हज़ारों रिजर्व फौजियों को बुलाने की इजाज़त दे दी है। यही वो जगह है जहां IPC के मुताबिक कहत जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। वादे रहे कि इसराइल की इस मुमकिन कार्रवाई से गजा शहर और उसके आस पास के इलाकों में मुकीम एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेघर कर दिया जाएगा। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जारियत के नतीजे में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 62,622 और ज़ख्मियों की तादाद 1,57,673 हो चुकी है, जिनमें बदकिस्मती से मजीद इजाफे का ही खदशा है, क्योंकि इसराइल बेलगाम है और दुनिया खामोश। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।